बच्चों अब हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का हम फिजिक्स में यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला यूज़ तो देखें तो कई सारे फॉर्मूले में ये आता है, जैसे वर्क के फॉर्मूले में आ गया था एफ डॉट एस, है ना, तो वहाँ तो हम यूज़ कर ही लेंगे। कुछ और भी यूजेस होती हैं इसकी, ठीक है, जिसमें से एक यूज़ है कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हम जानते हैं कि जो ए डॉट बी होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, नहीं बच्चों, ए इसका मैग्नीट्यूड बी इसका मैग्नीट्यूड थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो हमको यही थीटा फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो क्या करें, ए बी को नीचे लेकर चले जाएं तो हमको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, अरे बात समझ आ रही है, एंड डिवाइडेड बाई ए बी, इसको नीचे लेके आ जाएं। एंड आपको सिर्फ अगर थीटा निकालना है तो कॉस को उधर लेके चले जाएं, तो आप जानते हैं कॉस उधर जाके बन जाता है कॉस इनवर्स, ये होता है, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहते हैं इसको। जब कॉस को, साइन को, टेन को, इन लोगों को जब हम उधर लेके जाते हैं ना तो ये कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स में बदल जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कॉस इनवर्स ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मतलब ये रटना नहीं है हमको, इस प्रोसेस को हम फॉलो कर लेंगे तो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। वो कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है -√3i कैप एंड प्लस जे कैप, ऐसे दिया हुआ है। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, i कैप प्लस √3j कैप। आप समझ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। और आपसे क्या क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। पहला पूछता है आपसे कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है, किसके किसके बीच का। चलिए बारी बारी से हम करेंगे, किसके किसके बीच का, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए के बीच का। फिर कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी के बीच का। तो सबसे पहले काम करें बच्चों, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से और एक इन वेक्टर्स को ड्रॉ करके। समझ रहे हैं, इस वेक्टर को ड्रॉ करके। सबसे पहले चलो हम वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए पहले हमको तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा ना बच्चों। तो ये मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करा, ठीक है। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, ये है -3i कैप, नहीं बच्चों, ये माइनस साइन एक्चुअली इस आई कैप के साथ है ना, ठीक है। यानी इसका जो एक कंपोनेंट होगा ना वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होगा। और कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें, अरे भाई नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही होगा ना ये वेक्टर, इसीलिए मैंने इधर ड्रॉ किया है। तो ये लिखा हुआ है -√3i कैप। और अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ कितना होगा, √3 होगा। नहीं, ये तो -i कैप सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है। मेन मैग्नीट्यूड जो है यानी कि इसका लेंथ जो है वो तो ये √3 ही है ना। चलिए दूसरा कौन सा कंपोनेंट है इसका, वाई एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है, तो जे कैप। अब एक बात बताएं आप, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 होगा ना बच्चों, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम ये √3 है, यहाँ पे एक 1 यूनिट का नहीं, तो ऑब्वियसली √3 होता है 1.732, तो 1 जो होगा √3 से तो छोटा ही होगा ना, तो इसीलिए मैंने इसे छोटा बनाया है इसको, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल जे कैप। और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, नहीं। अब ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से देखें तो यही वाला वेक्टर होगा ना बच्चों। चलिए इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। यही वाला वेक्टर होगा ना, वेक्टर ए। जल्दी से बताएं तो आपको समझ आया कि नहीं। आपने -√3i कैप और प्लस जे कैप जब किया, मतलब इन दो वेक्टर्स को जब जोड़ा तो कैसे जोड़ा, तो ऑब्वियसली आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के जब हमने जोड़ा तो यही वाला वेक्टर मिला। तो इन दोनों को जोड़ने से हमको वेक्टर ए ही मिलता है, यानी यही वाला वेक्टर ए है। आपको बात समझ आई। चलिए अब एक काम करते हैं ना, लगे हाथों इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर बी को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि जब आप वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो देखे आई कैप है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है। बोले तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, चलिए थोड़ा सा दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करते हैं हम। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना बच्चों। इसी का तो नाम है, इसी का तो नाम है आपका, क्या बताएं जल्दी, आई कैप। नहीं, अब √3j कैप,
√3 जे कैप आपको चाहिए। तो √3 जे कैप जो होगा वो तो ऊपर होगा ना, तो ऊपर आप एक ड्रॉ करें, एक और वेक्टर आप ऐसे ऊपर ड्रॉ कर लें, इससे तो बड़ा ही होगा ये, और इसका नाम क्या होगा इस वाले वेक्टर का, तो √3 जे कैप। और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के जोड़ेंगे, तो आपको मिलने वाला है ये, आपको ये मिलने वाला है नहीं, और इसी का नाम है वेक्टर बी। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, आपको ऑब्वियसली बड़ा ये टफ लग रहा होगा है ना ड्रॉ करना, लेकिन उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप ढंग से इसको समझ रहे हैं तो, ठीक है। मतलब अगर हमने आई कैप और √3 जे कैप है ना, आई कैप और √3 जे कैप को ऐड कर दिया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया, इसका मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के ऐड कर दिया, तो जो हमको वेक्टर मिलेगा वही वेक्टर बी होगा। अब वापस अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। जो पूछ रहा है हमसे कि वेक्टर ए जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एक्चुअली हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब बात समझ रहे? तो एक काम करते हैं बच्चों, हमको यहाँ से यहाँ तक तो पता है, ये तो पता ही है 90 डिग्री, बस अगर ये फाइंड आउट कर लेना, ये फाइंड आउट कर लेना, तो इसमें हम 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये टोटल एंगल हमको मिल जाएगा, ठीक है। और ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है, चलिए ना हम इसको अल्फा कह देते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फा लिखना चाहें, नहीं तो tan अल्फा का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बच्चों ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना है, तो √3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3। अरे बात समझ रहे हैं, ये कितना लंबा है, तो ऑब्वियसली जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये भी होगा, तो ये कितना लंबा है, तो √3 है इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, तो √3 एंड डिवाइडेड बाई बेस, ये कितना है, तो बच्चों ये तो 1 था ना, याद है 1 था, तो 1 नहीं, और हम जानते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू अगर √3 है तो अल्फा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। कुछ बात समझ आई बच्चों? नहीं होगा क्या 60 डिग्री? अरे tan 60 डिग्री ही तो √3 होता है। तो इस तरीके से देखिए डायग्राम बना के हमने पता कर लिया कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम नहीं, एक्चुअली हमको अभी तो ये थोड़े निकालना था, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही इसका एंगल निकालना था। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो ये है ना, तो उसके लिए हमको मतलब अगर आपको लिखना है कि एंगल बिटवीन है ना पॉजिटिव एक्स एंड वेक्टर ए, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। आपको ये वाला 90 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो 60 और 90 कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। कोई डाउट? चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये बस यही वाला एंगल चाहिए, इसको चलिए हमने बीटा कह दिया। तो आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है बच्चों, इस ट्रायंगल में जब हम tan बीटा लिखेंगे तो वही काम करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना लंबा है ये बताएं जल्दी, तो ये उतना ही लंबा होगा जितना लंबा ये है, और ये √3 है, मतलब इसका जो लेंथ है वो √3 है, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका √3। बात समझ आ रही है? तो ये जो है वो है आपका √3 एंड डिवाइडेड बाई ये जो आपको बेस नजर आ रहा है ना बच्चों, ये जो आपको बेस नजर आ रहा है ना, तो ये जो बेस होगा वो 1 है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 ही होता है ना, तो 1 है, यानी बीटा इज इक्वल्स टू बी 60 डिग्री आ गया बच्चों। बात समझ रहे हैं? ये वाली जो एंगल है वो भी 60 डिग्री ही है। इज इट क्लियर? तो चलिए, अच्छा अगर ये 60 डिग्री है, मतलब ये तो हमको पता चल चुका है कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, नहीं, तो अब जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड ए के बीच का एंगल बताएं। अच्छा देख लेते हैं, टेंशन ना लें। थर्ड पार्ट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहाँ बच्चों? नीचे। अरे जल्दी बताएं, नीचे है नहीं, और वेक्टर ए ये है, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए। थर्ड पार्ट में ना हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, और चलिए इस वाले एंगल को हम ना गामा कह देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें और उसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो बच्चों ये देखें 60 डिग्री और ये टोटल 90 है, 90 है, तो अगर ये 60 है तो ये 30 ही तो होगा। अरे ये वाला जो एंगल है ये 30 होगा।
अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तब तो दोनों मिलके फिर से 90 होगा ना। तो ये 30 और ये 90 दिख रहा है, तो 90 में 30 को ऐड कर दें तो आपको ये टोटल एंगल मिल जाएगा। तो जो गामा होगा वो होगा आपका 90 + 30, और इसका मतलब कितना हुआ जल्दी बताएं। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 120 डिग्री, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताएं। ठीक है, आपको फिगर तो दिख रहा है ना, ज़्यादा कचरा हो गया है क्या? ऑब्वियसली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि कब मैंने कौन सी चीज़ लिखी है, नहीं? तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताएं। ठीक है, तो ए इधर, बी इधर, दोनों के बीच का एंगल, तो ये 60 डिग्री। और बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी बताएं। तो ये देखें 60 डिग्री है ये, अरे भाई ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री ही तो होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री ही तो होगा। अब देखें ध्यान से, ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, नहीं? तो ये जो टोटल एंगल होगा, ये टोटल एंगल जो होगा है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो 60 + 30 कर देंगे, 90 डिग्री नहीं होगा क्या? तो बच्चों ये लास्ट वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। तो एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, और मुझे पता है कि ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं? डायग्राम बना के और फिर ऐसे ढूंढना बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया होगा तो ऑब्वियसली वीडियो को आप पीछे ले जाएंगे, रिवर्स में ले जाके फिर से एक बार देख लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम दूसरा तरीका लगाते हैं, दूसरा तरीका लगाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम ये सब कैसे निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहला पार्ट कहता है, मिटा दो इसको बच्चों, ठीक है। और सबसे क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहा है कि आप वेक्टर ए नहीं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालिए। बात समझ रहे हैं? तो यानी आपको ना, आपको तो एक वेक्टर ए जो कि लिखा हुआ है -3i + j, और कोई एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, काम करते हैं, मैं अपने नाम से एक वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर एस, नहीं? और वेक्टर एस किधर होना चाहिए? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ, समझ रहे हैं? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ आप अपने से एक वेक्टर अज्यूम कर लें, नहीं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो इस डायरेक्शन में अपने से आप कोई भी एक वेक्टर अज्यूम कर ले, तो सबसे छोटा प्यारा सा जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। तो अगर आपने इसके और इसके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ है ना कि आपने वेक्टर ए और वेक्टर एस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया, नहीं? समझ रहे हैं आप? तो चलिए हम लिखते हैं इसको, तो चलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी हम लिखते हैं ए डॉट एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल है जो हमको फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हैं बच्चों? हमको वेक्टर ए एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का ही तो एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो हमने इस तरीके से लिखा। अब हमको करना है ए डॉट एस, तो वो हमको आता है सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? -√3। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो -√3 में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -√3 ही मिलेगा ना। और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1। और यहाँ जे कैप तो है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं, सही है। चलिए, तो मतलब हमको इतना मिला = ए। ए क्या है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड है ना। और हमने वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है। अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसको हम प्यार से सिंपल ए भी कह देते हैं, तो हम करते क्या है? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। कुछ बात समझ आई? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिला आपको 3 और यहाँ से मिला आपको 1, तो ये √4 = 2 आ जाएगा। हमको पता चल चुका है ए की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसकी जगह पे चलिए हम लिखते हैं 2। एस की जगह पे क्या लिखे भाई? तो इसका मैग्नीट्यूड। अब बच्चों ये एक यूनिट वेक्टर है, बात समझ रहे हैं ना, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो उसको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं? एंड यहाँ पे आया आपका cos थीटा। कुछ समझ आई बात? अब यहाँ से cos थीटा आपको कितना मिला, तो आप इस 2 को नीचे लेके चले जाएं, जा सकते हैं ना। तो ये मिला आपको -√3 / 2, नहीं? और बच्चों मैंने ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि इस तरीके के सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं,
नहीं, अगर cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, तो √3/2, ठीक है, √3/2 cos के 30 डिग्री की वैल्यू होती है, बात समझ रहे हैं, cos के 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो -√3/2 के लिए ना आप 180 में से 30 माइनस कर लें तो 150 मिला, ठीक है, तो cos के 150 की वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो आपका 150 डिग्री आ जाएगा। बच्चों एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, cos 150 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती थी तो आप क्या करते थे, क्या करते थे आप 180 में से 150 को माइनस करते थे, तो आपको क्या मिला, तो आपको 30 मिला, तो cos 150 का आंसर वही होगा जो cos 30 का होगा, बात समझ रहे हैं, और cos 30 होता है √3/2, लेकिन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, इसीलिए आंसर नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी का रिवर्स कर लिया है। हमने पहले देख लिया कि √3/2 होता किसका है, तो 30 डिग्री का, तो हमने 180 में से 30 घटा लिया। यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो 180 में से हमने 150 घटाया था तो 30 मिला था, अभी हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नहीं तो 180 में से हम 30 घटा लेंगे, क्योंकि √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, तो 180 में से जब आप 30 घटाएंगे तो आपको 150 मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 150। तो देखिए क्या है ना कि इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस वेक्टर लिखा, दूसरा वेक्टर लिखा, नहीं जिनके बीच का आपको एंगल चाहिए, बस डॉट प्रोडक्ट आपने कर दिया, ए डॉट बी कर दिया, फिर ए की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड, बी की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड, आपको थीटा मिल गया 150 डिग्री। बात समझ आई, तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है, तो इस तरीके से हमको थीटा मिला। आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का कहता है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहते हैं, काम करते हैं बच्चों, इसी को हम लोग मिटा के इसी की जगह पे लिखते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है कि आपको चाहिए वेक्टर बी जो कि दिया हुआ है कितना, तो i कैप प्लस √3j, नहीं, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर अपने से मान लेते हैं, i कैप मान लिया हमने। अब हम यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, ठीक है, ये करने वाले, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे b लिखेंगे। और बच्चों जब हम अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हालांकि हमने a निकाल रखा है, पहले से a निकाल रखा, मैं कहीं इधर लिख देता हूँ, ज़रूरत आगे चल के पड़ेगी तो हम देखेंगे। a जो आया था वो 2 आया था अभी थोड़ी देर पहले। b देख लेते हैं कितना आता है, तो b जो होगा वो एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है, इसी को हम कह रहे हैं b, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यही करने वाले हैं। अच्छा बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपको मिल रहा है 3 और प्लस 1 4 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है, यानी b भी जो है वो 2 ही आने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है, b की जगह पे 2, s की जगह पे 1, है ना, एंड cos थीटा की जगह पे cos थीटा लिखा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो कर ले ठीक से। तो बताएं i कैप और i कैप के का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, तो 1 और 1 है ना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ तो जे कैप है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। अरे सेम टाइप के कोफिशिएंट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, समझ रहे हैं, तो सेम टाइप का आपको आई कैप ही दिख रहा है ना, तो उसी के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही है आपका b डॉट s, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सॉल्व, तो यहाँ देखिए ये 2 नीचे जाएगा ना तो 1/2 बनेगा, और बच्चों cos थीटा 1/2 तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा ना, आ गया ये, कितनी आसानी से हो रहा है ये, कोई फोटो नहीं बनाना है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ जाए, फिर अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि वेक्टर ए का, किसका, वेक्टर ए का नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ, तो वेक्टर ए लिख लेते हैं यहाँ पे। वेक्टर ए कौन सा है वेक्टर ए, तो -√3i कैप, नहीं, एंड प्लस j कैप। अब बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में हम अपने से एक वेक्टर अज्यूम कर लें, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जो सबसे सिंपल वेक्टर है वो -j कैप है, अपने से चलिए हम -j कैप अज्यूम कर लेते हैं, नहीं, तो -j कैप और इसके बीच का जो एंगल होगा वही होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और इसके बीच का एंगल। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं a डॉट s, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a, कुछ समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है।
अभी क्या है कि ए डॉट एस जब हम करेंगे तो ये देखें -√3 इंटू -1, -1 ना, तो सिंपल √3 हो जाएगा। नहीं, और जे कैप है, सॉरी बच्चों यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, हमने तो ये देखा ही नहीं कि ये जे कैप और जे कैप सेम है। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट है लेकिन इसमें आई कैप का कोफिशिएंट नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जे कैप और जे कैप का तो करेंगे ना। अरे बात समझ रहे हैं यार, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ऐसा मत समझ लीजिए कि जो आपको पहला वाला मिल जाएगा उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट -1, ठीक है। तो 1 इंटू -1 जो होगा वो -1 ही होगा, -1 ही होगा। अब इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इंटू एस, तो a की जगह पे 2, s की जगह पे, बच्चों बताए जल्दी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। s का अगर देखा जाए s का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन का हिस्सा होता है तो ये एक यूनिट वेक्टर ही, तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, आप लिखेंगे cos थीटा। बात समझ आ रही है? तो cos थीटा इज इक्वल -1/2। अब ये देख लें, -1/2 आ गया, तो कितना होगा भाई? तो बच्चों 1/2 किसका आंसर होता था? 1/2 किसका आंसर होता था? 30 डिग्री का, सॉरी cos थीटा है ना, 60 डिग्री का। अरे cos थीटा 1/2 60 डिग्री, ठीक है। तो आप एक काम करें, -1/2 चाहिए ना, तो 180 में से 60 घटा लें, तो कितना मिला? 120 मिला। तो इसका मतलब हुआ कि cos 120 का आंसर -1/2 होगा। बात समझ रहे हैं? और देखिए यहाँ भी 120 ही आया था, ठीक है, समझ आ रहा है ये आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताएं आप, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताएं। तो ये रहा आपका वेक्टर बी, कौन सा भाई? तो आई कैप प्लस √3 जे कैप, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं? तो ए डॉट बी, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो ए डॉट बी लिखेंगे। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी करें तो ये देखें, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, तो √3 इंटू 1, सॉरी -√3 इंटू 1, तो -√3, और यहाँ देखें 1 इंटू √3, तो 1 इंटू √3 तो +√3 हो जाएगा ना। ए 2 आया था, निकाल रखा था हमने पहले ही। बी जो है वो भी 2 ही आया है, देखिए बी तो अभी यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ना। तो खैर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो पिछले क्वेश्चन का था ना। ए और बी की वैल्यू तो यहाँ हमने लिख रखी है ना, तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, एंड हमको निकालना है cos थीटा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये देखिए 0 आ रहा है, तो 0 इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया? 0, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो देखा आपने कैसे हम लोग बिना फिगर को ड्रॉ किए डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल ले रहे हैं। और यहाँ तो फिर भी फिगर ड्रॉ करना थोड़ा आसान था, है ना बच्चों? लेकिन बहुत मुश्किल वेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं जिसको आप कभी ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो जब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो इस मेथड से निकलेगा भी नहीं, लेकिन इस मेथड से हमेशा आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें, फिर आप देख लें कि आंसर कितना है ना। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। समझ रहे हैं? अभी आपको इन्हीं दोनों के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, तो आप बताएं आप कभी इसको ड्रॉ कर पाएंगे क्या? पिछली बार सिर्फ i कैप और j कैप था, तो ड्रॉ करना आसान था, x और y एक्सिस। z एक्सिस कहाँ से ड्रॉ करेंगे आप? तो नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी फिगर ड्रॉ करके इन दोनों के बीच का एंगल निकालना लगभग अभी आपके लेवल पे इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, आप डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर लें। नहीं, चलिए देखते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है बच्चों? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू सिंपल ए बी कॉस थीटा तो कहता है। तो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे भाई, तो आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ देखें 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, और यहाँ -4 इंटू -1 तो 4 ही हो जाएगा बच्चों, 4 ही हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, हाँ ये जो ए है वो इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, नहीं मतलब इसी का मैग्नीट्यूड है ना ए,
हाँ कैसे निकालते हैं भाई, तो इसके मैग्नीट्यूड का सॉरी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आप 4 लिखें चाहे -4 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तरीका तो सिर्फ 4 लिखना ही है। तो चलिए -4 भी लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताएं। तो 4 और प्लस 9 कितना 13 और 4 जो 16 जो होगा वो तो 29 हो जाएगा, तो √29 आ गया। नहीं चलिए सही है ना बच्चों, 13 और 16 29 ही होगा ना। ठीक है, यहाँ देखते हैं b भी तो निकालना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अरे यार इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका जो कोफिशिएंट है -1 है स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 + 1 + 1 ही तो मिलने वाला है, √3 आएगा। ठीक है, तो रखते हैं इसकी जगह पे √29, इसकी जगह पे √3। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा cos थीटा। नहीं, अब क्या है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 3 + 5 9 मिलने वाला है हमको, है ना बच्चों, 9 मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा cos थीटा = 9 डिवाइडेड बाई, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हालांकि एक काम करें ना, इसको रहने दें ऐसे ही, √3 × √29। नहीं, और इस √3 से अब जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको तो ये है √3 × √29। ठीक है, तो इससे जब आप एक को कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो √3 अच्छा ऐसे लिख लें 3√3 डिवाइडेड बाई √29। नहीं, आपको मन करे तो इसको रेशनलाइज कर लें, क्योंकि नीचे में रूट जनरली नहीं रखा जाता है, तो ऊपर नीचे आप √29 और √29 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको तो थीटा निकालना था ना, हमको cos थीटा मिल गया, तो एक काम करते हैं cos को हम उधर लेके चले जाते हैं। तो जब cos को उधर लेके चले जाएंगे तो थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाई √29। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से, अब हालांकि थोड़ा सा अजीबोगरीब आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एंगल होगा इतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा यूज है वो है किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, उसको देखते हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और यहाँ हमने वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग तोड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था इसको। नहीं, तो क्या करेंगे, बी का कंपोनेंट अगर ए के अलोंग तोड़ना होगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यही वाला वेक्टर होगा वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, जिसको हम बी cos थीटा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने ए का कंपोनेंट बी के अलोंग तोड़ा है, जो कि ए cos थीटा है। ठीक है बच्चों, इसको भी देखा था थोड़ी देर पहले, और हम ये भी जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी cos थीटा होता है। अब देखें हम क्या करते हैं, हम ना इस ए को नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ए को नीचे लेके जाएंगे तो बताएं हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है बी cos थीटा। अरे यहाँ पे तो बी cos थीटा ही मिलेगा ना, और इधर मिलेगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। अब b cos थीटा क्या है, तो ये जो b cos थीटा है ये b का कंपोनेंट है a के अलोंग। बात समझ रहे हैं, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ, अगर आपको b चाहिए, कंपोनेंट ऑफ b चाहिए किसके अलोंग, तो a के अलोंग, तो आप क्या करेंगे, तो आप कर लेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। समझ में आया, मतलब b cos थीटा का मतलब क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ b अलोंग वेक्टर a। इज इट क्लियर। चलिए, लेकिन अगर आप a की बजाय अगर b को नीचे लेके जाते हैं, b को नीचे लेके जाते हैं, बताए तो इधर क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है a cos थीटा। बात समझ रहा है, a cos थीटा बच रहा है, और उधर क्या बच रहा है, तो a डॉट b, एंड अब b को नीचे लेके गए थे तो b नीचे आ गया आपका। सही है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, ये a cos थीटा क्या है बच्चों, a cos थीटा क्या है, तो जो a cos थीटा है वो a का कंपोनेंट है b के अलोंग, तो हम लिख सकते हैं ये है आपका कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, मतलब a cos थीटा की जगह हमने ये लिख दिया = a डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। तो आपको ये याद रखना होगा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर दूसरे वेक्टर का अलोंग पूछा जाए ना, तो आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे,
उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना है। जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उससे नहीं, जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें बताएं, आप किसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ रहे थे, तो ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ रहे थे ना, इसीलिए ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। और यहाँ पे बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, इसीलिए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब रटना नहीं है इसको, हम चाहें तो ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेक्टर ए और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बच्चों किसी भी वेक्टर को जब हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमको तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना। बात समझ आई? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए डॉट बी। आई बात समझ में? और देखिए यहाँ पे वेक्टर बी बाई बी लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी के अलोंग। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए के अलोंग यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो बी डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए नहीं, और यहाँ लिखा हुआ ए डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। तो पता है यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ पता चल रहा है कि v का कंपोनेंट तोड़ा गया है किसके डायरेक्शन में, तो a के डायरेक्शन नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन ही तो दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो होगा, मतलब इस पूरे का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर a के अलोंग होगा, और इस पूरे का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर b के अलोंग होगा। एक्चुअली सॉरी, डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन थोड़े होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का इस पूरे का कोई डायरेक्शन थोड़े होगा। डॉट प्रोडक्ट का तो आंसर स्केलर आता है ना। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे किया क्या गया है ना, कि b का कंपोनेंट तोड़ा गया a के डायरेक्शन में, यहाँ a का कंपोनेंट तोड़ा गया है b के डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो क्या हम क्वेश्चंस कर ले? ठीक है, चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कहता है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, देखते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ, है ना, ए अलोंग बी। तो क्या करते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ठीक है, और उसके बाद किसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, बताएं जल्दी। तो हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं जिसके डायरेक्शन में हम कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट बी के अलोंग तोड़ रहे हैं, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ए की वैल्यू √29 आई थी एंड बी की वैल्यू जो थी वो √3 थी, यही थी बच्चों। तो ए डॉट बी भी शायद हमने निकाला था, 9 आया था ना। अरे आप 2 into 1 करें, जल्दी से करके देख लें। तो नहीं देख लेते ना, याद नहीं है मुझको। 2 into 1 तो 1 ही, सॉरी 2 हो जाएगा। 3 into 1 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 4, तो 2 और 3 5 एंड 4 9, हाँ 9 ही आया था। तो ए डॉट बी 9, ठीक है, एंड बी मतलब √3 हो गया, आंसर आ चुका है। अगर आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग तोड़ना है ना, तो पता है उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? नहीं, तो होगा आपका 9/√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो एक बार फिर से वही करेंगे, ए डॉट बी, और किसके अलोंग कंपोनेंट तोड़ना है? ए के अलोंग तोड़ना है, तो हम ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी 9 डिवाइडेड बाई √29। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसका भी यूज बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है फिजिक्स में। एंगल ढूंढने वाला मिल सकता है आपको, इसका बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मिल सकता है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चलिए अब हम देखते हैं अपने सबसे लास्ट यूज पे डॉट प्रोडक्ट का, और वो आपको खूब मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब भी हमसे दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन पूछे ना, कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, अरे ऑब्वियसली 90 डिग्री पे होते हैं तो परपेंडिकुलर होते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बताएं, है ना। तो परपेंडिकुलरिटी के कंडीशन के तौर पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। देखा था ना बच्चों हम लोगों ने, बस यही है यूज। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आपको दिया हुआ है कि इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू,
वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना, i कैप माइनस cj कैप, ये बताएं c लिखा हुआ है, ठीक है, एंड प्लस 2k कैप। अब कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप c की वैल्यू फाइंड आउट करें ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप c की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बच्चों जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देते हैं। हम लिखते हैं कि सिंस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या होना चाहिए बताएं जल्दी। तो a डॉट b 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट को 0 करे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करे, बताएं जल्दी। यहाँ i कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ i कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, है ना, प्लस यहाँ पे 3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मिल जाएगा ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और यहाँ -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिल जाएगा, एंड इज इक्वल टू मिल गया आपको 0। अरे भाई जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये मिला इज इक्वल टू 0। अभी क्या है ना यार कि ये 2 और -8 मिल के तो -6 हो जाएगा, -6 को आप उधर लेके चले जाएँ, -6 को आप उधर लेके चले जाएँ तो वो तो +6 बन जाएगा ना, तो -3c इज इक्वल टू +6, ठीक है। अब आप इस -n को उधर लेके जाए, 3 को नीचे लेके चले जाएँ तो c इज इक्वल टू -6/3 आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा ना। ये तो बड़ा अच्छा आ गया यार, ये क्वेश्चन तो मैंने खुद से दिया था तो मुझे लगा कुछ फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा आ गया, c इज इक्वल टू -2। यानी आप इस c की जगह पे -2 रख दें, तो c की जगह पे आप -2 रख देंगे तो वेक्टर b कितना मिलेगा आपको, तो i कैप, और यहाँ पे जब आप -2 रखेंगे ना तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +2j कैप और +2k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डॉट प्रोडक्ट देख लिया, इससे ज़्यादा नहीं देखना है डॉट प्रोडक्ट में हमको कुछ भी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा हल्का आपको टफ लगेगा, मे बी आपको थोड़ा सा हल्का टफ लगे। ये तो बहुत आसान था, डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान होता है, सेम टाइप के कोफिशिएंट्स को बस मल्टीप्लाई करो। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए भी आसान होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर हमको मिलता है उसके पास डायरेक्शन ही नहीं होता है, खाली मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जस्ट AB cos थीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम मिले, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाले लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।